हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ और टीवाई बीकॉम का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो टॉपिक है। ये टीवाई बैफ को सेमेस्टर 6 में और टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 5 में इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? हाँ, इन्वेस्टमेंट है सर, बट व्हाई? अच्छा, इन्वेस्ट क्यों करते हो? रिटर्न्स कमाने के लिए। वेरी गुड। अब इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट होता है जो इंटरेस्ट देता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है जो डिविडेंड देता है। एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड किधर मिलेगा? शेयर्स में। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर्स में जो रिटर्न्स आता है उसे कहते हैं डिविडेंड। लेकिन अगर आप कोई भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे जो रिटर्न्स आता है वो आपका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, पैसा जमा करते जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न्स मिलता है। तो इस टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम दो टाइप का इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट और एक शेयर्स का इन्वेस्टमेंट। जब बॉन्ड्स का करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है? रिटर्न्स। और जब हम इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। ये दो ही चीज इस फुल टॉपिक में है, पूरे टॉपिक में। ऑलरेडी इसके पुराने वीडियोस है, बट ये अभी नया अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं पीपीटी के थ्रू। क्लियर है? अच्छा देखो, अभी इन्वेस्टमेंट का सम क्या दिया जरा एक बार देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, रवि ब्रॉट एंड सोल्ड द फॉलोइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ एबीसी लिमिटेड। डिबेंचर्स मतलब इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। शेयर्स में क्या मिलेगा? डिविडेंड। और इस पे अपने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्लियर है? पक्का? आगे देखते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल बाय एबीसी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। मतलब उसने बोला कि इंटरेस्ट कभी कभी मिलेगा, एक बार मिलेगा 1 अप्रैल में और एक बार मिलेगा 1 अक्टूबर में। ओके, फिर 1 जून को खरीदा, 1 सितंबर को खरीदा, 1 दिसंबर को बेचा, 1 फेब को खरीदा। Books are closed on 31st March. Market price on 31st March was 90 per debenture. You are required to prepare investment in 12% debenture in ABC Limited. Apply AS 13 Accounting Standard 13. फिर इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कम अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश। इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं आएगा। हाँ ठीक है क्या? चलो हर्ष ध्यान दे दीजिए। अब जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वर्किंग, और जो मैं वर्किंग करवा रहा हूं वर्किंग पे फोकस करो। इफ वर्किंग इज क्लियर ना, सॉल्यूशन सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा। मतलब वर्किंग इतना पावरफुल रहेगा कि वर्किंग अगर कर दिया तो तुम्हारा आंसर 101% राइट रहेगा। क्लियर है? इसलिए वर्किंग पे ध्यान देना। वर्किंग कब कैसे करना है? तो सबसे पहला, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे तो ईयर एंड ढूंढने का। Books are closed on 31st March every year. Books are closed on 31st March मतलब साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू कभी होएगा? तो हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक का कैलेंडर बना दिया। समझ में आया क्या? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये वर्किंग है, सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे ईयर एंड दिसंबर रहता तो जैन से लेके दिसंबर का कैलेंडर। अप्रोच जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे आपका पहला काम ये होगा कि आपको ईयर एंड ढूंढने का। ईयर एंड ढूंढ लिया, इसके बाद इंटरेस्ट कब मिल रहा है वो देखो। इंटरेस्ट 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, तो 1 अप्रैल को मिल रहा है, बराबर है। इसका ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2019 है। 18-19 का कैलेंडर है। फर्स्ट इंटरेस्ट मिल रहा है तुमको 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर।
पे मैंने एक 1 अप्रैल पे एक दीवार बनाया, बराबर, और एक दीवार किधर बनेगा, अक्टूबर पे बना दिया, बराबर। अक्टूबर नहीं होता है बेटा, महाराष्ट्र में इट इज ऑलवेज अक्टूबर, बराबर है ना, वेरी गुड, इट इज अक्टूबर। डन, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, ए पागलो ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है, यस। अब क्योंकि उसने 1 अप्रैल को ही ब्याज दिया है, 1 अप्रैल को ही ब्याज दिया है, मतलब इसके ऊपर कोई मंथ भी है तो भी अप्रैल में ही ब्याज मिलने वाला है, ये लास्ट है मेरा। इसका मतलब अगर मैं मार्च के नीचे भी दीवार बना दूंगा तो मार्च के नीचे मतलब अप्रैल के ऊपर ही आ जाएगा, नहीं समझा सर। मैं जो दीवार बनाया मैंने कहाँ बनाया ये दीवार, अप्रैल में, बराबर है। अगर ये दीवार मैं इधर बना दूं, इसके नीचे अप्रैल ही आता है ना, और अप्रैल के ऊपर ही दीवार बना है, इसका मतलब है अगर इफ ओनली इफ दीवार मंथ के ईयर के स्टार्ट में है, मंथ जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में ही अगर ये दीवार है तो ये दीवार सेम किधर बनेगा, नीचे भी। लेकिन वही जगह पे अगर ये दीवार यहाँ पे होता तो नीचे नहीं बनता, क्लियर, ये समझा, पक्का। वो अप्रैल बोला, इसका मतलब अप्रैल या मार्च इट इज ऑलवेज सेम, तो हमारा दीवार एक इधर भी बन जाएगा। बाकी मैं सिचुएशन वाइज में बताऊंगा, इस सम के लिए इतना ध्यान में रखो। डन है यहाँ तक, पक्का समझा, 100%। पहला था ईयर एंड से कैलेंडर बनाना, दूसरा इंटरेस्ट के डेट से इंटरेस्ट का दीवार बनाना, ये 2 चीज हो गया। अब यहाँ पे 3 कॉलम है, एक है नॉमिनल वैल्यू, एक है इंटरेस्ट और एक है कॉस्ट, और इधर जादव एक्स, याद रखने का। जादव लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है एक्स, बहुत कुछ सिखाएगा। जादव ध्यान दे, हर्ष का छोड़ दे, उसका सिर्फ एक्स 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 होएगा, तो इधर ध्यान दे। हाँ, तो अभी जो भी समझ, लेक्चर चालू है, बेशरम लोग, ध्यान दे। कैलेंडर, कैलेंडर हर्ष, इंटरेस्ट की दीवार, और ये दीवार इधर क्यों बना है वो समझा, 3 कॉलम बना दिया मैंने। अब नथिंग, जैसा बोला वैसे सिर्फ मार्किंग करते जाओ। ड्यूरिंग द ईयर 31st March, Ravi brought and sold 12% debenture of 100 each of ABC Limited. Interest being payable 1 जून, पहला ट्रांजैक्शन 1 जून 2018 का है। 1050 डिबेंचर ब्रॉट मतलब परचेज किया, कितने में परचेज किया, 95 एक्स इंटरेस्ट, कौन से तारीख को, अप्रैल मई जून, यहां पे परचेज किया, कितना परचेज किया, 1050, तो उसका नॉमिनल वैल्यू में कितना आएगा, 1050। एक का फेस वैल्यू कितना है, 100, तो हमेशा याद रखो फेस वैल्यू किधर मल्टीप्लाई होता है, नॉमिनल वैल्यू में। यहाँ पे मैंने परचेज किया है 1050, एक का वैल्यू है 100, तो कितना हो गया, 1,05,000, कैलकुलेट करके देखना, क्लियर। बट क्या उसका कॉस्ट 1,05,000 है क्या, नहीं, उसका कॉस्ट कितना है, 95, तो 1050 इंटू 95 करो, कितना आ रहा है, 99,750 एक्स। हमेशा अपने जिंदगी को एक्स जैसा ही रखो, इन शॉर्ट कॉस्ट हमेशा एक्स ही रहेगी, अपने पास नहीं रहेगी, नो कम ओनली गो, एक्स मतलब चली गई, ज्यादा समझा, क्लियर है, पहला मार्किंग क्लियर। पुढे जाते निकिता ध्यान दे, 1 सितंबर, क्या बोलते हैं इसको, सितंबर, वो यूपी वाले बोलते हैं, 1 सितंबर को ब्रॉड किया 350 शेयर्स, कितने में, 90, कम इंटरेस्ट, सितंबर यहाँ पे 1 मतलब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या किया है, ब्रॉड परचेज किया है, कितना, 350 इंटू 100, फेस वैल्यू 100 का, अगर ये फेस वैल्यू 10 होता तो मल्टीप्लाई बाय 10 करता, 350 इंटू 100 किया 35,000, समझ में आया, हाँ जी, कितना, 90, तो 350 इंटू 90 करो, कितना आया,
और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। कॉस्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, एक्स, बट यहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज किया है, कम, कम इंटरेस्ट। क्लियर है, आगे जाते हैं। 1 दिसंबर मतलब यहाँ पे क्या किया है, बेचा है। 1 दिसंबर को सेल्स किया है, कितना सेल्स किया है, 700 डिबेंचर एट 95x। तो 700 इंटू 100 करूंगा 70,000, कितने में बेचा है, 95 में, तो 700 इंटू 95 66,500। क्लियर। 1 फेब ब्रॉड, 1 फेब यहाँ पे कितना लाया, 500 डिबेंचर्स, कितने में लाया, 196 में लाया, तो यहाँ पे परचेज, यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब मुझे बताओ मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, प्लस करोगे ना, क्या बात है। 1050 आया, 350 भी आया तो प्लस ही होगा, 1050 प्लस 350, 1400 माइनस 700 चला गया, 1400 में 700 गया तो 700 ही, 700 में और 500 आया 1200, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, 1200। सर 1,20,000, अरे 1200 इंटू 100, समझ में आ गया, अरे समझा। कॉस्ट सर प्लस कर दो ना सबको, जो सेल्स है उसको माइनस करो, नहीं, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। अब इसका कोस्ट, ये जो कॉस्ट आपको है वो मालूम नहीं है, जब कॉस्ट मालूम नहीं तो अपने लिए क्वेश्चन मांगे, उसके लिए अपने टेबल बनाना पड़ेगा, बट टेबल बनाने से पहले यहाँ पे एक और कॉलम दिख रहा है जो खाली पड़ा है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए जो भी डेट्स आपके सामने जो दिख रहे हैं उनके पास जाने का और दीवार तक देखने का, जितने मंथ्स ऊपर देख रहे उतने मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करने बोला है, समझ में आ गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आया कितना है, 1,05,000। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू नॉट ऑन कॉस्ट वैल्यू। 1,05,000, 1,05,000 कितना परसेंट, 12%। और ये कौन से तारीख को है, जून। ऊपर देखूंगा तो इधर तक दीवार है, बट कितने मंथ दिख रहे हैं, तो जरा 1,05,000 का 1,05,000 का 12% 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, 2,100 आया। इंटरेस्ट समझ गया, हाँ जी समझा। फिर नीचे है, नीचे यहाँ पे परचेज कौन से तारीख को है, 1 सितंबर। सितंबर से ऊपर देखूंगा 1 2 3 4 5 बराबर 35,000 का 12% कितने मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 1750 आया ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वापस सुनो, दीवार पे आ गए। जब दीवार पे आओगे ना तो इस तारीख को भी ब्याज मिलेगा, कुछ है नहीं, परचेस दिख नहीं रहा है, बट इस तारीख को जब अकाउंट में बैलेंस है तो अपने को इंटरेस्ट मिलेगा ही ना। तो इस तारीख को कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में वो देखा जाएगा, 1,05,000 प्लस 35, 1,40,000। तो इस तारीख को मेरे पास बैलेंस कितना है, 1,40,000। दिखाना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वर्किंग है, आपको प्रेजेंट करना है करो, बट इसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। खाली इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। तो 1,40,000 कौन सी तारीख को है, 1 अक्टूबर या 30 सितंबर। तो ऊपर देखूंगा तो 1 2 3 4 5 पूरा 6 महीना आएगा। अरे समझ में आया। तो 1,40,000 पे 12% कितने मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, समझ में आ गया। हाँ फिर आगे आगे सेल्स पे आगे, कौन से तारीख को सेल्स है, 1 दिसंबर। मतलब दिसंबर काउंट होगा क्या, नहीं, 1 और 2 दो ही महीना यहाँ पे। अब ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज दीवार इधर आ गया है, समझ में आ गया। अब दीवार के ऊपर क्या वो थोड़ी दिखने वाला है, तो दीवार जब इधर आ गया तो अपने को यहाँ पे कितने मंथ दिखेंगे, सिर्फ 2 मंथ। तो 70,000 पे 12% 2 मंथ के लिए निकालोगे तो 1,400 आएगा, शायद 1,400 आएगा, बराबर। फेब में आ गए, 1 2 3 4, तो 50,000 पे 12% 4 मंथ के लिए 2,000 आएगा, 2,000 आएगा, बराबर। बैलेंस कौन से तारीख को बैलेंस है, 31 मार्च। 1 2 3 4 5 6, तो 1,20,000 के ऊपर 12% 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, 72 7,000।
अब सिर्फ इसका क्या बाकी है, कॉस्ट। वर्किंग समझ गया? मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर इफ यू प्रिपेयर दिस वर्किंग प्रॉपरली, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। इतना समझा? इस वर्किंग में कुछ भी डाउट? ऐसा कोई जिसको ऐसा लग रहा है नहीं भाई ऊपर से जा रहा है? पहला कैलेंडर बनाया, इंटरेस्ट की दीवार बना दी। अब दीवार में ये सेम नीचे क्यों किया, उसका रीजन बताया, ईयर के स्टार्ट में, इसके लिए ईयर एंड पे जाएगा। ईयर के स्टार्ट में नहीं रहता तो दूसरा अलग प्रेजेंटेशन, उसके बारे में भी सोचो मत, दिमाग में आने भी मत, आएगा सम तब करेंगे। फिर प्लॉटिंग किया, जैसा जैसा बोला था वैसे प्लॉटिंग किया। नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, एक्स बोला एक्स कम लिखा है जैसा लिखा था, परचेज है तो परचेज, सेल्स है तो सेल, मार्किंग किया। उसके बाद ईयर एंड पे बैलेंस निकाला, फिर सब पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, वो है कॉस्ट, क्योंकि देखो सब तीनों कॉलम रेडी है, खाली यही मिसिंग है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया यहाँ पे, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट, इंटरेस्ट को हटा दिया। ये आपका नॉमिनल वैल्यू है, ये आपका कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। सबको मैं डायरेक्ट, इसको तो मैंने प्लस करके इधर लिख दिया, बट इसको मैं प्लस करके डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वर्किंग बनाया। समझा आपको? चलिए एक एक करके प्रेजेंट करेंगे। परचेज किया कितना, 1,05,000, कितने में, एक्स वैल्यू है, डायरेक्टली लिख दो। समझा? फिर परचेज किया कितना, 35,000, परचेज तो ऐड ही होगा, कितने में, बट कम है, लाइफ में कम है, क्या है ये, कम इंटरेस्ट। तो ये इंग्लिश वाला कम नहीं है, हिंदी वाला कम है, कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को कम कर दो। कितना इंटरेस्ट है इधर, कितना इंटरेस्ट है इस लाइन पे, इसको इंटरेस्ट कितना है 1750, तो 31,500 में 1750 को कम करेंगे तो वो एक्स बन जाएगा। समझ में आ गया कम इंटरेस्ट क्या है? क्लियर? कम इंटरेस्ट जब भी बोलेगा इंटरेस्ट का अमाउंट कम कर दो, हिंदी वाला कम, इंग्लिश वाला कम नहीं। परचेज होगा, फिर बेच रहे हो, बेच रहे हो तो पहले इसका टोटल कर लो। 1,05,000 प्लस 35 कितना हुआ, 1,40,000, उसका कीमत कितना है 1,29,500। समझ में आया? ये जो बेचा ये सेल्स वैल्यू है, बट इसको खरीदा कितने में था वो मालूम है क्या, और वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। इतने का सामान था, इतने में बेचा, ये तो नॉमिनल वैल्यू था ना, और उसका कॉस्ट एक्चुअल में कितना था वो फाइंड करना है। तो कितना बेचना है, 70,000, 70,000 बेचना है, तो 1,40,000 है जिसका कीमत है 1,29,700, आज बेचना 70,000 है, तो उसका वैल्यू कितना, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1,40,000 का कॉस्ट है 129,500, तो 70 का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 70 इंटू 1,29,500 डिवाइड बाय, इसका आधा हो जाएगा 50, 20 का आधा 10, 60, 9 का आधा 64 और 250, मतलब 64,000 समथिंग आता है आंसर। कितना आ रहा है, 64,700। समझ में आया? तो ये जो भाव आया इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट वैल्यू, जो सामान बेच रहे हो वो उसका कॉस्ट है। तो सर ये क्या है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, और ये जो मैंने निकाला उसका क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस। माइनस कर दूंगा, बैलेंस कितना बचेगा 70, और उसका वैल्यू भी 70 का ही वैल्यू, बस हाफ हाफ हो गया ना सीधा हिसाब आप, लेकिन इसमें से इसको माइनस करोगे। सेल्स है तो क्या करोगे, माइनस, परचेज है तो क्या करोगे, प्लस, सेम है ना, उसका हाफ हाफ वैल्यू हो गया। समझा या नहीं? सेल्स तक आ गए, परचेज किया, कितना परचेज किया, 50, तो ऐड करूंगा, कौन सा वैल्यू है भाई, ये एक्स, डायरेक्टली 48 प्लस हो जाएगा, और कुछ है क्या, नहीं, तो 70 प्लस 50 120 ऐड होगा, ये मिल गया मुझे उसका कॉस्ट। अब ये मैं कॉस्ट लिख सकता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में भी एक कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑन 31st मार्च वॉज 90 पर डिबेंचर। 31st मार्च मतलब ये है ना, तो उसने बोला कि मार्केट प्राइस कितना था, तो मार्केट प्राइस उसका था 90 रुपया, जबकि मैंने कॉस्ट निकाला तो मेरे को ये मिल गया। अगर ये चीज नहीं दिया रहता तो मैं इसका कीमत कितना लिखता, यहाँ पे 1,12,750 लिख देता मैं। अगर ये नहीं दिया रहता तो, ये दिया है तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कितने डिबेंचर्स है, 1200 डिबेंचर्स है, 1200 डिबेंचर्स है,
1200 डिबेंचर्स है, एक का वैल्यू 100 था, उसके हिसाब से 1,20,000 हो रहा था नॉमिनल वैल्यू, और मार्केट प्राइस दिया 1200 डिबेंचर का 90 रुपया, कितना आ रहा है? 1,08,000 मार्केट प्राइस, और ये है कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में जब हम फाइनल अकाउंट करते थे उसमें एक एडजस्टमेंट आता था, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। कभी इसे गलती से सुना रहेगा या किया रहेगा, तो हमको सिर्फ एक ही चीज बताया गया था, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज। अगर मैंने ये अमाउंट लिखा है मेरा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, और अगर मैंने ये अमाउंट लिखा है तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा। कितना, वो भी आंसर बता रहा हूँ। 1,12,000 में से इन दोनों को माइनस करो, 1,12,750 में 1,08,000 माइनस करो, मतलब आपका बैलेंस इतना आएगा, इतना आया, मतलब प्रॉब्लम राइट है। अभी हम लोग कौन सा प्राइस लिखेंगे? 1,00,000, इधर क्या लिखूंगा? 1,08,000। बोल, नहीं दिया रहता, अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो मैं यही वैल्यू इधर लिख देता, प्रॉब्लम टैली हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं, सब खत्म। लेकिन क्योंकि मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस की उसका कीमत निकाला, कॉस्ट की कीमत मैंने निकाला, दोनों को कंपेयर करूंगा, विच एवर इज लोअर वो अमाउंट यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे अमाउंट जो लिखा है, यहाँ पे 1,12,750, ये क्यों लिखा है? ये नहीं दिया है, तो अगर ये दिया है तो 1,08,000 ही सॉल्व होगा। समझ में आया क्या? अभी इधर सेम टू सेम लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने देखा ही नहीं था, जब इन लोगों ने पीपीटी बनाया तो ये देखा नहीं गया था, तो मैंने यही अमाउंट इधर लिखा है, बट क्योंकि मार्केट प्राइस दिया है उसका कीमत कितना आएगा? 1,08,000। आपका पहला सम है, आप इसको इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे के सम में ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? क्लियर? और जो आज पढ़ा रहा हूं ये समझो ये फाइनल है, मतलब ऐसा ही समझे, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई टर्न्स नहीं, कुछ भी नहीं, यही कंसेप्ट एंड एवरीथिंग इज सेम। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक में, तो कुछ नहीं। दो टाइप का इन्वेस्टमेंट, एक है ये वाला और एक है डिबेंचर्स वाला, सॉरी डिविडेंड वाला, शेयर्स वाला। क्लियर है? इतना समझ गया? अभी मैंने 1,12,750 ही लिखा है क्योंकि मैंने ये अज्यूम नहीं किया है, मार्केट प्राइस नहीं है तो सेम टू सेम लिखिए, मेरा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस दिया है, यहाँ पे कीमत क्या लिखूंगा मैं? 1,08,000 जो अभी निकाला था मैंने, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। टेक्स्ट बुक में 1,08,000 के हिसाब से सॉल्व किया रहेगा, बट मैंने इसको इसके हिसाब से ही सॉल्व किया है। ठीक है? एनी डाउट? दो वर्किंग बना, एक कैलेंडर बना और एक कॉस्ट निकालने का बना। क्लियर? लास्ट वर्किंग है, क्योंकि आप सामान बेचते हो तो फायदा नुकसान तो होगा, तो जितनी बार सेल होगा उतनी बार फायदा, इधर एक ही बार सेल्स होगा तो एक ही बार फायदा नुकसान। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो सामान मैंने बेचा उसका कॉस्ट कितना है? 64,750। बेचा कितने में? एक्स वैल्यू है, कम वैल्यू रहता तो कम करते इंटरेस्ट, तो बेचा 66,500। आप क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? 64 का सामान 66 में जा रहा, मतलब प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 175। वर्किंग क्लियर? दैट्स इट। अब इधर एक सेल है, दो सेल रहेगा तो दो बार ऐसा बनेगा, तीन सेल है तीन बार बनेगा, दो परचेज है दो बार ही, मतलब यही टोटल वर्किंग है। इस वर्किंग में कुछ भी डाउट है? इसको एक भी मार्क्स नहीं है, इसको मार्क्स ही नहीं है, इसको मार्क्स ही नहीं है, लेकिन ये सर फिर क्यों करवा रहे? डायरेक्ट करवा दो ना सर। उधर मिस्टेक क्या आएगा? ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या अमाउंट का कैलकुलेशन डायरेक्ट करवाऊंगा तो समझेगा भी नहीं। मैंने पहले बोला वर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वर्किंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वर्किंग ने मुझे सब आंसर दे दिया है, अब मुझे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करने का, ओनली फिल इन द ब्लैंक, सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक। इधर से सब उठाना, अमाउंट जाके लिख देने का, इवन बैलेंस भी कर लिया है, सब हो गया है, प्रॉब्लम टैली भी हो गया है सब। मैंने बताया अगर सेम अमाउंट लिखूंगा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, चलो देखते हैं लेजर कैसे बनेगा। सेम वर्किंग है, ये आपका जो वर्किंग था और ये आपका अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट में क्या क्या, कौन सा अकाउंट बनाने बोला था? इन्वेस्टमेंट, तो डेबिट 12% डिबेंचर अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में है डेट
पर्टिकुलर जो 3 वर्किंग में कॉलम बनाया था, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर तो मालूम ही है ना। हाँ जी, पहले कैलेंडर, फिर इसमें से कुछ काम आया तो देखेंगे, इधर से कुछ काम आया तो देखेंगे, बट आपको जाना है कैलेंडर के थ्रू। तो कैलेंडर के थ्रू जा रहा हो तो सबसे पहला क्या आ रहा है, परचेज। जब परचेज किया तो सामान आएगा कि जाएगा, सामान आएगा तो डेबिट। कौन से तारीख को आ रहा है, 1 जून, तारीख पे तारीख 1 जून, परचेज किया है तो सामान आ रहा है और क्या जा रहा है, पैसा, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का परचेज किया है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, समझा। हाँ, आगे बढ़ रहे आगे, फिर परचेज किया है सितंबर को, परचेज किया तो टू कैश और बैंक, 35, 175, 31,500, याद रखना 31,500 कम वैल्यू था, तो अपने को कौन सा वैल्यू लिखने का है, एक्स। कॉस्ट में हमेशा कौन सा वैल्यू लिखना है, एक्स, और एक्स वैल्यू आपने इधर निकाला है, यहाँ पे 29,750 एक्स वैल्यू। जब भी कम वैल्यू बोला है, कॉस्ट हमेशा एक्स होता है, तो उसमें से मैंने क्या किया, 31,500 में से ब्याज 175 कम किया, ध्यान में रहेगा ना, इसके लिए बोला वर्किंग है इंपॉर्टेंट। फिर ना, इधर दीवार आया था 8,400 बैलेंस पे इंटरेस्ट। अब ये तो मेरा इनकम है, इंटरेस्ट मिलेगा ना मुझे, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में कभी मिलेगा, 1 अक्टूबर को, बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 8,400। ये कुछ है क्या इधर, नहीं। समझा, समझा वर्किंग। 1,40,000 लिखा था मैंने, 1,40,000 पे 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया था, इधर कुछ भी नहीं आएगा, डन। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या आ रहा है, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा, सेल्स किया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। 1 दिसंबर को सेल्स किया बाय कैश और बैंक, कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, कितना इंटरेस्ट, कितना वैल्यू, लेकिन क्योंकि सेल्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा ही आएगा। क्या हुआ, अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा। सर ऐसा क्यों, बिकॉज हमको रूल बताया प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम है, गेन है तो क्रेडिट होगा, तो ये क्रेडिट किधर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस ये ध्यान में रखना है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, नहीं, क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो इधर क्या आएगा, डेबिट। तो डेबिट में लिखूंगा मैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, 1,750। डन है, पक्का, तारीख पे तारीख, फिर आगे बढ़ रहे, परचेज, इन्वेस्टमेंट आएगा कितना, 50,000, 2,000, 48, तो टू कैश और बैंक, 50,000, 2,000, 48,000। फिर बैलेंस, तो बैलेंस सीधा सीधा देखो, ओपनिंग बैलेंस असेट का डेबिट होता है, तो क्लोजिंग क्या आएगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस है, 1,20,000, 7,200, 11,2750, तो यहाँ पे बाय बैलेंस 1,20,000, 7,200। अगर मैंने मार्केट प्राइस लिखा रहता तो इधर 1,08,000 लिखता मैं, पर मैंने वो 50,000, 90,000 का कंसेप्ट निकाल दिया, 90 रुपए का, ये पहला सब में खाली करवाया, समझा ये। हाँ, हो गया सम कंप्लीट। अब क्लोजिंग करो, पूरा टैली होगा, 1,05,000, 1,40,000, 1,90,000, 1,20,70, 1,90,000, टैली हो गया। इसका टोटल लो और इसका टोटल लो, टैली हो जाएगा। खाली इंटरेस्ट बचेगा, ओनली इंटरेस्ट बचेगा। करके देखो आराम से, कोई मेरे घाई नहीं है, देख लो, 1,79,250 आता रहेगा, टैली हो गया, समझा, कुछ नहीं, फुल टैली होगा वो। अब खाली बचेगा इंटरेस्ट का कॉलम जो टैली नहीं होगा, तो इंटरेस्ट का टोटल लेंगे, यही साइड का टोटल ज्यादा है, 17,000, उसमें से ये दोनों माइनस किया, जो बैलेंस बच गया कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स इट। ये टॉपिक 20 मार्क के लिए भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, 15 मार्क के लिए भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, यही है टॉपिक। अगर बॉन्ड्स आ गए ना तो समझो कि भाई तुम्हारा लॉटरी लग गया है,
क्योंकि बॉन्ड यही है, डिवेंचर्स यही है, इंटरेस्ट वाला सम आ गया ना, तो ये शेयर्स में थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न देते हो लोग डिविडेंड वाले में, बाकी इसमें कितना भी ट्विस्ट टर्न करो ऐसा ही वर्किंग है, सेम टू सेम, अमाउंट बदलने वाला है, ट्रांजैक्शन कम ज्यादा होने वाला है, बाकी पूरा कंसेप्ट यही है, इतना इजी है। समझ में आया क्या? और मार्क्स इसको है, अच्छा इसको इसको मार्क्स इसको है, लाइक्स को नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको इसको प्रेजेंट करने के लिए वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 3 पे फोकस करना है। वर्किंग 1 कैसे बनाए समझ में आ गया, पूरा प्रेजेंटेशन। वर्किंग 2 क्लियर हुआ। वर्किंग 2 क्यों बनाया था? टू फाइंड द कॉस्ट वैल्यू। और तीसरा वर्किंग सेल्स किया था प्रॉफिट एंड लॉस। इफ दिस इज क्लियर, बाकी तो आपको प्रेजेंटेशन किया है, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, पक्का? तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।